आराध्या के पास उसका बेटा था और ऋषि उसके बगल में ही बैठा हुआ था। सारा परिवार एक एक करके बच्चे को अपनी गोद में खिला रहा था और फिर उसे आराध्या के पास दे देता था। लेकिन आराध्या अपनी बेटी के लिए अब भी फिक्रमंद हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे बेटे के मिलने की खुशी नहीं थी, लेकिन जब से उसने अपनी बेटी के बारे में सुना था, तब से ही उसके चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही थी जो मां बनने के बाद होती है। हालांकि वो अपने बेटे के लिए भगवान का शुक्र कर रही थी, पर अपनी बेटी के लिए उतना ही खुद को दोषी महसूस कर रही थी। उसने दुनिया में आते ही जिंदगी के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया था। आराध्या की फिक्र बढ़ती जा रही थी और ऐसे में उसका बीपी भी बढ़ता जा रहा था। ऋषि और बड़ी माँ के साथ साथ राजा साहब और रणवीर ने भी आराध्या को संभालने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर गीता आराध्या के केबिन में आती है और कहती है, आराध्या, ये क्या है? 3 घंटे हो गए हैं, तुमने अभी तक बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाया है? सिस्टर तुम्हारी हेल्प करेगी। तुम्हें बच्चे को पहले दूध पिलाना चाहिए। आराध्या डॉक्टर गीता को देखती है और फिर ऋषि की ओर इशारे में कुछ बताती है। ऋषि आराध्या की बात समझ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आराध्या चाहती है कि वो अपने दोनों बच्चों को एक साथ दूध पिलाए। वैसे भी बच्चा अभी फॉर्मूला मिल्क पी रहा है ना, और वो रो भी नहीं रहा है। बड़ी माँ और मीरा उसकी देखभाल के लिए हैं। आप प्लीज हमारी बच्ची को जल्द से जल्द दिखाइए। एक बार हमारी बेटी हमारे पास आ जाएगी तो आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। दोनों बच्चे एक साथ इस दुनिया में आए हैं। अब आराध्या चाहती है कि वो दोनों को पहली बार एक साथ दूध पिलाए। डॉक्टर गीता ने ऋषि की पूरी बात सुनी और फिर आराध्या को देखा, जिसके चेहरे पर बेप्सी और एक माँ की निराशा थी। डॉक्टर गीता गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ आराध्या, लेकिन तुम हमारा काम क्यों बढ़ा रही हो? देखो, तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है जो तुम इस तरह की शर्तें रख सकती हो। तुम्हारे दोनों बच्चे वक्त से पहले हुए हैं। अपनी बेटी की हालत के बारे में तुम जानती हो, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पर मैंने तुम्हें भरोसा दिलाया है ना, 24 घंटे बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास होगी। फिर क्यों तुम मेरे काम को और ज्यादा मुश्किल बना रही हो? जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, तुम उसकी फिक्र करो। बाकी तुम्हारी बेटी के लिए हम सब लगे हुए हैं। फॉर्मूला मिल्क सिर्फ एक ऑप्शन हो सकता है बच्चे का पेट भरने के लिए, लेकिन बच्चों के लिए सबसे अच्छा सिर्फ माँ का दूध होता है। प्लीज आराध्या, मेरी बात समझो। 24 घंटे पूरे होने को हैं। तुम्हारे बेटे ने अब तक तुम्हारा दूध नहीं पिया है। बस कुछ घंटे और फिर हम तुम्हारी बेटी को भी लेकर आ जाएंगे। लेकिन तब तक तुम अपने बेटे को फीड करवाओ। डॉक्टर गीता की बात आराध्या को सही लगी। हालांकि उसने सोचा था कि वो अपने दोनों बच्चों को एक साथ दूध पिलाएगी, लेकिन अब जबकि गीता ने उसे समझाया, तो आराध्या अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए राजी हो जाती है और सिर हिलाकर हामी भरती है। सबको तसल्ली मिलती है। डॉक्टर गीता भी मुस्कुरा देती है और ऋषि से कहती है, मिस्टर नंदा, अब अगर बच्चों ने माँ का दूध पीना शुरू कर दिया है तो उन्हें फॉर्मूला मिल्क मत दीजिएगा। ऋषि
सहमति में सिर हिलाता है। आराध्या का बेड कर्टेन से ढक दिया जाता है। नर्स और मीरा की मदद से आराध्या अपने बेटे को पहली बार फीड करवाती है। जैसे ही आराध्या का बेटा दूध पीकर पेट भर लेता है, वो सुकून से सोने लगता है। उसे ऐसे सुकून से सोता देखकर आराध्या को बहुत खुशी होती है। वो नीचे झुककर अपने बेटे के माथे को चूम लेती है। डॉक्टर गीता धीरे से बच्चे को गोद में लेती हैं और फिर क्रैडल में सुला देती हैं। सारा परिवार बच्चे और आराध्या के लिए खुश था। ओजस ने मानपुर में फोन करके सबको खुशखबरी दे दी थी और सब खुशी से झूम रहे थे। सबका मन कर रहा था कि जल्दी से दिल्ली दौड़कर आ जाएं। लेकिन राजा साहब ने उन्हें रोकते हुए कहा कि जैसे ही आराध्या ठीक होगी, वो दोनों बच्चों के साथ आराध्या को लेकर मानपुर आएंगे और बच्चों का नामकरण मानपुर में ही करेंगे। ओजस राजा साहब और रणवीर के साथ एक तरफ खड़ा था। मीरा और बड़ी माँ सोफे पर बैठी हुई थी। काफी देर हो चुकी थी। ऋषि ने बड़ी माँ को घर जाने के लिए कहा था, लेकिन बड़ी माँ घर जाना ही नहीं चाहती थी। कमल फार्मेसी गया हुआ था बच्चों के लिए डायपर और आराध्या की दवाइयां लाने। डॉक्टर गीता इस वक्त आराध्या की रिपोर्ट चेक कर रही थी और उसे समझा रही थी कि उसे क्या खाना है और कैसे खुद का ध्यान रखना है ताकि उसका बच्चा हेल्दी रहे। तभी नर्स दौड़ते हुए वहां आती है और घबराहट भरी आवाज में कहती है, डॉक्टर प्लीज आप थोड़ा बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नर्स की घबराई हुई हालत देखकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। डॉक्टर गीता रिपोर्ट बंद करके टेबल पर रखते हुए कहती है, क्या बात है सिस्टर? नर्स डरते हुए कहती है, डॉक्टर प्लीज बाहर आइए, मैं आपको बताती हूँ। ऋषि ने नर्स को पहचान लिया। ये वही नर्स थी जो उसकी बेटी की देखभाल इमरजेंसी वार्ड में कर रही थी। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर डर देखकर ऋषि हैरान हो गया। डॉक्टर गीता रूम से बाहर आती हैं और नर्स के साथ गैलरी के कॉर्नर पर जाकर उससे बात करती है। नर्स की बातें सुनकर डॉक्टर गीता के होश उड़ जाते हैं। उनके हाथ से रिपोर्ट्स नीचे गिर जाती हैं। ऋषि को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो रूम से बाहर चला जाता है ताकि पता कर सके कि क्या बात है। कहीं बच्चे को लेकर कोई बड़ी परेशानी तो नहीं हो गई। लेकिन जैसे ही उसने नर्स और डॉक्टर गीता की बातें सुनी, उसके कदम लड़खड़ा गए। नर्स डॉक्टर गीता से कह रही थी, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, वो बच्ची इमरजेंसी रूम में नहीं है। मैं 1 घंटे पहले ही इमरजेंसी रूम में गई थी और तब वो बच्ची वहीं पर थी। लेकिन अब जब मैंने वहां जाकर देखा तो वो बच्ची इमरजेंसी रूम में नहीं है। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? 12 घंटे पहले जन्मी बच्ची अचानक से कहाँ गायब हो गई है? अच्छी तरह से देखो, शायद तुमने किसी दूसरे रूम को चेक किया होगा। जाकर देखो, शायद किसी दूसरी नर्स ने उसे बच्चों वाले बोर्ड में डाल दिया होगा। डॉक्टर गीता ने गुस्से में कहा। नर्स डरते हुए कहती है, नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हुआ है। मैं जाकर बच्चों वाले बोर्ड में भी देख चुकी हूँ। मुझे पहले शक हुआ था कि शायद किसी दूसरी नर्स ने बच्ची को ले जाकर बच्चों वाले बोर्ड में डाल दिया होगा, लेकिन वो वहां भी नहीं है। मैं वहां अच्छी तरह से देख चुकी हूँ, पर मिस्टर नंदा की बच्ची गायब हो गई है। व्हाट? ऋषि एकदम से ठिठक जाता है जब उसने डॉक्टर और नर्स की बात सुनी। तो वो दोनों ऋषि को ऐसे देखती हैं
तो घबरा जाती है। ऋषि गुस्से में डॉक्टर के पास आता है और कहता है, डॉक्टर, ये क्या बोल रही है? कहाँ है मेरी बेटी? ऋषि को इतना गुस्से में देखकर नर्स की तो हालत खराब हो गई थी, पर डॉक्टर ने समझदारी से काम लेते हुए कहा, देखिए मिस्टर नंदा, प्लीज शांत हो जाइए। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बच्ची अस्पताल से गायब नहीं हो सकती। शायद वो किसी दूसरे वार्ड में होगी। सिस्टर ने अच्छी तरह से चेक नहीं किया होगा। आप परेशान मत होइए, हम सब उसे ढूंढ लेंगे। यहाँ ऋषि गुस्से में चिल्ला रहा था। बोर्ड के अंदर सबको उसकी चिल्लाने की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर वो बहुत धीमी लग रही थी। हालांकि ऋषि के गुस्से से सब डर गए थे और हैरान भी हो गए थे। ऋषि बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था, लेकिन अंदर तक उसकी आवाज धीमी आ रही थी। उसकी ऐसी आवाज सुनकर आराध्या परेशान हो जाती है और ओजस को इशारा करती है। ओजस जल्दी से कहता है, भाभी, आप परेशान मत होइए। आप बस बच्चे का ध्यान रखिए। मैं जाकर देखता हूँ कि ऋषि को क्या हुआ है। ओजस जल्दी से कमरे से बाहर निकला, लेकिन आराध्या का मन बहुत ज्यादा घबराने लगा। उसने हाथ जोड़कर अपनी बच्ची की सलामती के लिए दुआ करनी शुरू कर दी। वहीं बाकी सब बच्चे के लिए परेशान हो रहे थे। ओजस जल्दी से ऋषि के पास आया। ऋषि लगभग चिल्लाते हुए डॉक्टर और नर्स पर अपना गुस्सा खो चुका था। ओजस ने जल्दी से ऋषि को कंधे से पकड़ा और उसे पीछे करते हुए कहा, ऋषि, क्या हुआ? इतना नाराज क्यों हो रहा है? और ऐसे डॉक्टर से कैसे बात कर रहा है? आराम से बात कर। कैसे आराम से बात करूं? इन लोगों ने मेरी बच्ची को खो दिया है। वो मिल नहीं रही है। ऋषि ने जैसे ही ये कहा, ओजस के होश उड़ गए और उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। वो हैरानी से डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन उसने फिर भी ओजस से कहा, मिस्टर कपूर, आप प्लीज इन्हें समझाइए। हमने कहा ना, बच्ची कहीं नहीं गई है। बस हमें इस वक्त मिल नहीं रही है। आप प्लीज हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। हम अस्पताल में हर जगह तलाश करेंगे। उसके बाद डॉक्टर गीता ने नर्स की तरफ गुस्से में देखा और कहा, चलो चलकर देखते हैं। और बाकी स्टाफ से भी कहो कि हर एक रूम में जाकर अच्छी तरह तलाश करें। शायद किसी ने गलती से बच्ची को किसी दूसरे बोर्ड में रख दिया होगा। डॉक्टर गीता नर्स के साथ वहां से जा रही थी, लेकिन ऋषि का दिल भरा हुआ था। वो ऐसे शांति से तो नहीं बैठ सकता था। इसलिए वो भी डॉक्टर गीता के पीछे पीछे चला गया और उसके साथ ओजस भी। सभी लोग बच्ची के लिए परेशान हो रहे थे। डॉक्टर गीता जैसे ही इमरजेंसी रूम में पहुंची, तो नर्स की बात सही साबित हुई। इमरजेंसी रूम खाली था और वो शीशे का बक्सा भी खाली था, जहां पर बच्चों को सेफ्टी के लिए रखा गया था। नर्स ने पूरे स्टाफ को इन्फॉर्म कर दिया था और सारा स्टाफ अस्पताल में बच्ची को तलाश कर रहा था, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिल रही थी। ऋषि गुस्से में पागल हो रहा था। उसने जल्दी से कमरे के हर कोने में देखा। तभी उसे एक कोने में सीसीटीवी नजर आया। उसने तुरंत डॉक्टर की तरफ देखा और गुस्से में पूछा, सिक्योरिटी रूम कहाँ है? डॉक्टर गीता की टेंशन और घबराहट बढ़ गई थी, क्योंकि सच में बच्ची अब यहाँ नहीं थी और स्टाफ ने भी बता दिया था कि बच्ची उन्हें कहीं नहीं मिली।
वो जल्दी से होश संभालते हुए ऋषि से कहती है, जी, मिस्टर नंदा, मैं खुद सिक्योरिटी रूम में जाने की सोच रही थी ताकि चेक कर सकूं कि आखिर मामला क्या है। बच्ची अचानक से गायब कैसे हो गई? मैं आपको सिक्योरिटी रूम में ले चलती हूँ। डॉक्टर गीता ऋषि और ओजस को लेकर जल्दी से सीसीटीवी रूम में चली गई, जहां ऑपरेटर पहले से ही बैठे हुए थे। वहां बहुत सारी स्क्रीन थी, जिन पर पूरे अस्पताल की लाइव फुटेज दिखाई दे रही थी। डॉक्टर गीता जल्दी से सिक्योरिटी हेड के पास जाती है और कहती है, मुझे मिस्टर नंदा के फ्लोर की सारी फुटेज दिखाओ। सिक्योरिटी हेड ने तुरंत सिस्टम में कुछ किया और स्क्रीन पर ऋषि का फ्लोर आ गया। ऋषि अपने फ्लोर की लाइव फुटेज देखता है। ये आराध्या के कमरे और गैलरी की लाइव फुटेज थी। आराध्या की गोद में उसका बच्चा था और सब लोग बच्चे के आसपास उसे घेरे खड़े थे। आराध्या के चेहरे पर परेशानी और टेंशन साफ झलक रही थी। ऋषि ने सिक्योरिटी हेड से कहा, मुझे इमरजेंसी रूम की फुटेज दिखाओ, वो भी कुछ घंटे पहले की। ओके सर, सिक्योरिटी हेड ने कहा और जल्दी से इमरजेंसी रूम की फुटेज चालू कर दी। ऋषि करीब 1 घंटे पुरानी फुटेज देखता है, जहां उसकी बेटी अभी भी शीशे के बक्से में सो रही थी। उसकी धड़कनें और सांसें नॉर्मल थी। इसका मतलब साफ था कि उसकी बेटी अब ठीक थी और कुछ ही देर में उसके पास आने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तभी फुटेज में रूम का दरवाजा खुलता है और साड़ी में एक औरत कमरे में दाखिल होती है। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसने खुद को कंबल से पूरी तरह ढका हुआ था। ऋषि, ओजस और पूरा स्टाफ ये देखकर हैरान रह गया कि कोई अजनबी औरत इस तरह अस्पताल में घुस आई और इमरजेंसी रूम में बच्ची के पास पहुंच गई। ये देखकर सबकी सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगे। फुटेज में दिखा कि वो औरत धीरे से कांच के बक्से के पास पहुंचती है और उसे खोलती है। बच्ची उस औरत को देखकर अपने छोटे छोटे हाथ पैर हिला रही थी। उसने बच्ची को धीरे से अपनी गोद में उठाया और फिर उसे कंबल में छुपा लिया। इसके बाद वो औरत चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। फुटेज के साथ ही इमरजेंसी रूम पूरी तरह से खाली हो गया। वो औरत बच्ची को लेकर गायब हो गई। ऋषि ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कौन है ये औरत? ऐसे कैसे वो अस्पताल के अंदर आ गई? कहाँ है इस अस्पताल की सिक्योरिटी? डॉक्टर, मैं इस अस्पताल को बर्बाद कर दूंगा। ऋषि नंदा नाम है मेरा। अगर मुझे मेरी बच्ची नहीं मिली तो ये अस्पताल शमशान बन जाएगा। ओजस ने भी गुस्से में डॉक्टर और उनकी टीम पर चिल्लाते हुए कहा, कैसा अस्पताल है ये? एक अजनबी औरत अंदर आती है, बच्ची को लेकर चली जाती है और आपको इसकी खबर तक नहीं है। मैं अभी अपने वकील को फोन करता हूं और इस अस्पताल के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। डॉक्टर गीता बहुत घबरा गई थी। इस बीच अस्पताल के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए थे। वो भी ऋषि के गुस्से से डर गए थे क्योंकि उन्हें ऋषि की पावर का अंदाजा था। एक सीनियर डॉक्टर ने जल्दी से सिक्योरिटी हेड से कहा, जल्दी से इस अस्पताल से निकलने वाले हर एक एग्जिट की फुटेज चेक करो। सिक्योरिटी हेड ने डरते हुए जल्दी से हॉस्पिटल के सारे एग्जिट की सीसीटीवी फुटेज चेक की। गेट से लेकर कैंटीन के दरवाजे तक उसे औरत का बाहर निकलने वाला कोई फुटेज नहीं मिला। लेकिन तभी हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे पर
जो कच्चे रास्ते से होकर जाता है, उसे औरत का फुटेज दिखता है। अस्पताल से बाहर जाते हुए उसी औरत ने अपने चेहरे से शॉल हटा दिया था। सीसीटीवी में उसका चेहरा साफ दिखने लगा। ऋषि गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जूम करो इसके चेहरे पर, मुझे देखना है ये कौन है जिसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। औरत के चेहरे पर जूम किया जाता है। जैसे जैसे औरत की तस्वीर स्क्रीन पर पूरी आती है, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऋषि और ओजस एकदम से दंग रह जाते हैं और दोनों के होश उड़ जाते हैं। ओजस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसका चेहरा भी सफेद पड़ चुका था, लेकिन अपनी बच्ची के लिए उसका गुस्सा एक बार फिर से उस पर हावी हो जाता है। गुस्से में ऋषि ओजस का गिरेबान पकड़ लेता है। ओजस संभल नहीं पाता और ऋषि उसे दीवार से जोर से लगा देता है। गुस्से से भरकर ऋषि चिल्लाते हुए पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है ओजस? ओजस ऋषि का गुस्सा तो समझ रहा था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी स्क्रीन पर थी। वो हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, मॉम। हाँ, इस वक्त स्क्रीन पर किसी और का नहीं बल्कि कामिनी का चेहरा नजर आ रहा था। कामिनी ऋषि की बच्ची को अपने शॉल के अंदर छुपाते हुए अस्पताल से बाहर ले जाती हुई दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पर कामिनी को देखकर ओजस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरानी से ऋषि को देखते हुए बोला, ऋषि, मेरा यकीन कर, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। वो तो बनारस में थी। 2 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। वो आश्रम में थी डेड के साथ। मुझे नहीं पता कि मॉम इस तरीके से इस सीसीटीवी फुटेज में क्यों नजर आ रही है और वो तेरी बच्ची को क्यों लेकर जा रही है। तभी वहां एक वार्ड बॉय भागता हुआ आया और डॉक्टर गीत की तरफ एक पेपर बढ़ाते हुए बोला, ये पेपर हमें इमरजेंसी वार्ड में मिला है जहां मिस्टर नंद की बेटी को रखा गया था। ये पेपर कांच के बक्से के ठीक नीचे पड़ा हुआ था। टेंशन की वजह से किसी का ध्यान इस पर नहीं गया था, लेकिन अभी ये मुझे वहां मिला है। ऋषि गुस्से में ओजस को दीवार से छोड़ देता है और वार्ड बॉय के पास आकर उसके हाथों से वो पेपर छीन लेता है। वो उसे खोलता है और एक एक शब्द पढ़ने के साथ ही ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन गुस्से के साथ ही उसके चेहरे पर हैरानगी भी साफ नजर आ रही थी। उसके हाथ मुट्ठियों में कस गए थे। ओजस खुद को संभालता है और ऋषि के पास आकर उसके हाथों से वो पेपर ले लेता है। ये एक खत था जो कामिनी ने लिखा था। ओजस ने वो खत अपने हाथों में लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। मुबारक हो ऋषि, पर तुम्हें मुबारकबाद देने से बेहतर है कि मैं खुद को मुबारकबाद दूं। तुमने एक बार फिर से मेरी जिंदगी में मेरी बेटी को वापस किया है। हाँ ऋषि, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाई। तुम्हारी वजह से मेरी गोद उजड़ी है। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को खोया है। तुम्हारी वजह से मैं बेऔलाद हो गई हूँ। तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया है ऋषि, और अब मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर कर रही हूँ। तुम्हें भी तो एहसास हो औलाद को खोने का दर्द कैसा होता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस बच्ची को मारूंगी नहीं। मैं इसे कैसे मार सकती हूँ? ये तो मेरी जिंदगी में मेरी रति की कमी पूरी करेगी।
ये भले ही खून तुम्हारा है, लेकिन इसे परवरिश मैं अपनी दूंगी। ओजस ने जैसे ही वो खत पढ़कर खत्म किया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से कामिनी बनारस से दिल्ली कब आई और वो अपने साथ ऋषि की बेटी को लेकर क्यों चली गई, ताकि अपनी जिंदगी में रति की कमी को पूरा कर सके। ओजस अपना सिर पकड़ लेता है और घबराते हुए बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मॉम ऐसा कैसे कर सकती हैं? और वो ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि तेरी बेटी से वो रति की कमी को पूरा कर सकती है? ऋषि के हाथ पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कामिनी ने उसे कभी माफ नहीं किया था और अब वो उसके किए की सजा उसकी बच्ची को दे रही थी। हालांकि ऋषि ने कभी भी रति के लिए बुरा नहीं सोचा था, लेकिन उसके जाने के बाद कामिनी ऋषि को ही रति की मौत का जिम्मेदार मानती आई थी। और आज इस बात का बदला वो इस तरीके से ऋषि से ले रही थी। ऋषि का दिमाग फट रहा था और वो बस यही सोच रहा था कि अचानक से उसकी जिंदगी में खुशियां एक साथ आकर इतनी दूर कैसे जा सकती हैं। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और एक धम की आवाज के साथ वहां कुछ गिरने की आवाज आती है। सब हैरानी से एक साथ पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। ऋषि की सांस उसके गले में अटक जाती है। दरवाजे पर आराध्या खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसका मतलब था कि आराध्या दरवाजे पर ही खड़ी थी और उसने सारी बातें सुन ली थी। उसे पता चल गया था कि उसकी बच्ची को कामिनी अपने साथ लेकर चली गई है। आराध्या को सब पता चल गया था और उसी के साथ पूरे परिवार को भी। बच्चा इस समय मीरा की गोद में था और मीरा और कमल एक साथ खड़े थे। राजा साहब ने भी सारी बात सुन ली था और बड़ी माँ आराध्या के साथ खड़ी थी। उनके भी होश उड़ चुके थे। ऋषि की बात सुनकर सब के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जब उसने आराध्या को अपने सामने देखा तो आराध्या धीरे धीरे बेहोश होने लगी और जमीन पर गिरने वाली थी। तभी रणवीर ने उसे संभाल लिया। ऋषि दौड़ता हुआ आराध्या के पास आता है और उसे अपनी बाहों में संभालते हुए नीचे जमीन पर बैठ जाता है। आराध्या को कोई होश नहीं था। उसकी आंखें पलट चुकी थी और उसकी सांस भी नहीं आ रही थी। ऋषि बहुत डर गया था। अभी तो उसे कितनी बड़ी खबर मिली थी और अब वो आराध्या को कुछ नहीं होने देगा। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आराध्या को ऐसे देखकर तुरंत हरकत में आते हैं और आराध्या को लेकर इमरजेंसी वार्ड में चले जाते हैं। आराध्या को फिर से एडमिट कर लिया गया था। उसका ऑपरेशन हुआ था। वैसे ही उसकी हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन अब अपनी बच्ची की खबर सुनकर वो और ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। ऋषि जब आराध्या को वार्ड में सबके पास छोड़कर गया था, तो उस समय सब ठीक था। ऋषि बाहर डॉक्टर के साथ बात कर रहा था, लेकिन आराध्या को कुछ अजीब लग रहा था। न जाने क्यों उसे काफी ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। इसीलिए उसने ऋषि के पास जाने की जिद की। सबने उसे समझाया था कि इस समय उसका चलना मना है। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह बेड रेस्ट के लिए कहा था, लेकिन आराध्या मानी नहीं। न जाने क्यों अपनी बच्ची की फिक्र ने उसे सारे नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो बेड से उठती है और धीरे धीरे कदमों से बाहर की तरफ जाने लगती है।
राजा साहब और रणवीर ने उसकी मदद की उसे बाहर लाने के लिए। हालांकि वो लोग उसे समझा भी रहे थे, पर आराध्या किसी की नहीं सुन रही थी। अपनी बच्ची की फिक्र उसे गैलरी तक ले आई, जहां उसने अस्पताल के स्टाफ को बात करते हुए सुना। वो लोग किसी बच्ची के चोरी होने की बात कर रहे थे। जब आराध्या ने ये सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि कहीं ये लोग उसकी बच्ची के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। वो हैरानी से रणवीर की तरफ देखने लगी। रणवीर ने भी उन लोगों की बात सुनी और उसके बाद रणवीर ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहे हैं। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि वो जिनकी बात कर रहे हैं वो लोग इस समय सिक्योरिटी रूम में हैं और ये देख रहे हैं कि बच्ची को कौन अस्पताल से चुरा कर ले गया है। रणवीर, राजा साहब और बाकी सब सिक्योरिटी रूम की तरफ गए, जहां पर ऋषि की बात सबने सुन ली थी। ऋषि की बात सुनने के बाद ही आराध्या की हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी। जैसे ही आराध्या को एडमिट किया गया, तुरंत उसका चेकअप हुआ और ऋषि की बेचैनी और बढ़ गई। आराध्या ऑपरेशन थिएटर में थी। उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया था। अभी अभी उसकी सर्जरी हुई थी और उसकी बॉडी रिकवर भी नहीं हुई थी। उसके बावजूद ये दूसरा झटका उसके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक था। डॉक्टर गीता ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। सारा परिवार उनके पास आ गया और घबराते हुए डॉक्टर गीता को देखने लगा। सब आराध्या का हाल जानने के लिए बेताब थे। ऋषि ने डॉक्टर गीता को देखा। उसके चेहरे पर बेचैनी और आंखों में आंसू थे। डॉक्टर गीता को देखकर वो जल्दी से कहता है, डॉक्टर, मेरी आरू, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर गीता के चेहरे पर खुद परेशानी छाई हुई थी। इस वक्त उनके अस्पताल से एक बच्ची गायब हो गई थी। ये उनके अस्पताल की रेपुटेशन के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से वो समझ सकती थी कि ऋषि इस वक्त काफी परेशान है, लेकिन जैसे ही हालात सुधरेंगे वो इस केस को हल्के में नहीं लेगा, बल्कि ये तय है कि वो इस अस्पताल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर गीता ने ऋषि की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर नंदा, आपकी वाइफ को माइनर अटैक आया है। ये लगभग हार्ट अटैक जैसा ही होता है, बस इंसान की जान नहीं लेता है, पर होता ये बिल्कुल हार्ट अटैक ही है। शायद आराध्या को अपनी बेटी के जाने का सदमा लगा है, जिसकी वजह से उन्हें माइनर अटैक आया, पर फिलहाल उन्हें रिकवर कर लिया गया है। आप लोग उनसे मिल सकते हैं। मिस्टर नंदा, हालात की नज़ाकत को समझिए। आपकी वाइफ को इस समय प्यार और केयर की जरूरत है। ऋषि डॉक्टर गीता को क्रॉस करके जल्दी से अंदर चला जाता है। वहां आराध्या को ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था और उसके हाथों में एक सलाइन की बोतल लगी हुई थी। ऋषि जल्दी से आराध्या के पास गया। आराध्या की आंखें बंद थीं, पर उसकी सूजी हुई आंखें बता रही थी कि वो कितना रोई है। सारा परिवार आराध्या के पास था और सब दुखी थे। सब आराध्या की इस हालत को देखकर बहुत परेशान थे। राजा साहब तो अपनी हालत संभाल ही नहीं पा रहे थे। आराध्या की ऐसी हालत देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गए थे और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। रणवीर उन्हें भी संभाल रहा था और आराध्या के लिए भी परेशान हो रहा था। ओजस भी दरवाजे के पास खड़ा था,
लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कामिनी का इस तरीके से ऋषि की बेटी को अपने साथ ले जाना उसे कहीं से भी सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। उसने अपना फोन निकाला और अगले ही पल एक नंबर पर फोन कर दिया। जैसे ही सामने से फोन रिसीव हुआ, ये मिस्टर कपूर की आवाज थी। उन्होंने फोन उठाते ही कहा, हेलो ओजस बेटा, कैसे हो तुम? और काम्या कैसी है? डिलीवरी की डेट कब है? मैं सोच रहा था कि तुम्हारे बच्चे के लिए बनारस से कुछ सामान भेज दूं। एक बार काम्या से पूछ लो उसे क्या क्या सामान चाहिए और उसकी लिस्ट मुझे भेज देना। मिस्टर कपूर इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाते, ओजस घबराई हुई आवाज में कहता है, डैड, ये सब बातें बाद में होंगी। पहले आप ये बताइए, मॉम कहाँ है? ओजस की परेशान भरी आवाज सुनकर मिस्टर कपूर खुद परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, कामिनी? कामिनी तो यहाँ नहीं है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? और इतना परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना, डैड? मैं आपको सब बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि मॉम इस वक्त कहाँ है? वो इस वक्त बनारस में नहीं है। क्या वो आपके साथ हैं? या आपको पता है कि मॉम कहाँ है? ओजस अपना सवाल दोहराता है और मिस्टर कपूर से फिर से पूछता है। मिस्टर कपूर हैरान हो जाते हैं, लेकिन ओजस के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, कामिनी इस वक्त सच में बनारस में नहीं है। दरअसल अभी एक हफ्ते पहले ही उसका भाई आया था और वो उसे अपने साथ मुंबई लेकर गया है। मॉम का भाई यानी परितोष मामा जी, वो जो सिएटल में रहते थे, वो मॉम को अपने साथ ले गए हैं। ओजस ने मिस्टर कपूर से सवाल किया। मिस्टर कपूर पास में रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, दरअसल परितोष का 1 महीने पहले ही फोन आया था। वो सिएटल में अपना बिजनेस सेटल कर रहा था। जब रति के जाने की खबर परितोष को मिली, तो वो उस वक्त इंडिया नहीं आ पाया था। और अब जब वो वापस आया, तो सबसे पहले कामिनी से मिलने के लिए बनारस आया। रति के जाने के बाद हमारा वैसे भी किसी चीज में मन नहीं लगता था, इसीलिए हम दोनों ने सांसारिक चीजों को छोड़कर आध्यात्म की तरफ रुख कर लिया था। धीरे धीरे कामिनी भी इन सब चीजों में लगने लगी थी। यहाँ आश्रम का काम करने से लेकर सत्संग सुनने तक वो सारी चीजें कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका व्यवहार बदल सा गया था। जब से तुमने काम्या की प्रेगनेंसी की खबर हमें दी थी, कामिनी तुम्हारे लिए बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत सारा सामान भी यहाँ बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर जब तुमने ये बताया कि आराध्या भी प्रेग्नेंट है, तो पता नहीं क्यों कामिनी के व्यवहार में अचानक से बदलाव आ गया। वो न तो सत्संग में शामिल हो रही थी और न ही आश्रम के किसी काम में उसका मन लग रहा था। वो अकेले समय बिताया करती थी और किसी से कुछ बातें नहीं करती थी। सुबह शाम रति की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर वो अपने कमरे में बैठी रहती थी। मुझे उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। इसी बीच परितोष हमसे मिलने बनारस आया और जब उसने कामिनी की ऐसी हालत देखी, तो वो मुझसे कहने लगा कि कामिनी को कुछ दिनों के लिए अपने पास मुंबई ले जाना चाहता है। मुझे लगा शायद परितोष के पास कुछ दिन रहेगी, तो उसकी बीवी और बच्चों के
साथ मिलकर उसका मन हल्का होगा। इसीलिए मैंने कामिनी को परितोष के साथ जाने दिया और मुझे लगता है कि अभी भी वो परितोष के साथ मुंबई में ही होगी। लेकिन ओजस, तुम अचानक से फोन करके कामिनी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मिस्टर कपूर की सारी बात सुनकर ओजस और ज्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी से कहता है, डैड, मॉम मुंबई में नहीं है, वो यहाँ दिल्ली में है। और आपको पता है उन्होंने क्या किया है? वो ऋषि की बेटी को अपने साथ ले गई है। उन्हें लगता है कि रति वापस आई है और रति की मौत का बदला उन्होंने ऋषि से इस तरीके से लिया है। डैड, आप मुंबई में परितोष मामा जी के पास फोन कीजिए और पता कीजिए। लेकिन मुझे यकीन है मॉम वहां नहीं है। वो आज ही ऋषि की बेटी को अपने साथ यहाँ से लेकर गई है। अस्पताल की सीसीटीवी में उनका चेहरा साफ नजर आ रहा है और वो एक लेटर भी छोड़कर गई हैं, जिसमें ये लिखा है कि वो रति के बदले ऋषि की बेटी को अपने साथ ले जा रही हैं। आराध्या भाभी ने आज ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और मॉम ऋषि की बेटी को अपने साथ ले गई है। डैड, यहाँ सब बहुत परेशान है। ओजस की बात सुनकर मिस्टर कपूर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं और जल्दी से कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कामिनी ने तो रति की मौत के लिए ऋषि को माफ कर दिया था ना, और मान लिया था कि रति खुद अपनी नासमझी की वजह से अपनी जान दे बैठी। ऐसे में वो ऋषि की बेटी को उसके रूप में कैसे लेकर जा सकती है? ओजस, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन ओजस कहता है, नहीं डैड, यहाँ किसी को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मॉम का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है और उनके हाथों लिखा हुआ लेटर भी है। आप मुंबई में परितोष मामा जी के पास फोन करके देखिए। मुझे पक्का यकीन है मॉम वहां नहीं है। वो यहाँ से निकल गई होंगी और इस वक्त दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश कर रही होंगी। डैड, इस समय भाभी की हालत बहुत खराब है और ऋषि भाभी के लिए बहुत परेशान है। लेकिन मुझे पता है ऋषि इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे। इससे पहले कि मॉम ऋषि के हाथों लगे, आप मॉम की तलाश कीजिए और पता कीजिए वो कहाँ है। मैं अपनी तरफ से भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर कपूर जल्दी से कहते हैं, ठीक है ओजस, मैं अभी परितोष को फोन करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या बात है। और तुम फिक्र मत करो कामिनी, इस तरीके से रति का बदला किसी और के साथ नहीं ले सकती। वो बच्ची जो अभी अभी पैदा हुई है, उसका इन सब में कोई कसूर नहीं है। मिस्टर कपूर जल्दी से ओजस से फोन डिस्कनेक्ट करते हैं और दूसरा नंबर मुंबई में कामिनी के भाई परितोष जी का मिला देते हैं। परितोष जी फोन उठाते ही मिस्टर कपूर से कहते हैं, नहीं जीजा जी, कामिनी दीदी मेरे साथ नहीं है। दरअसल मुंबई आने के 2 दिन बाद ही वो यहाँ से चली गई। वो कह रही थी कि उनके यहाँ मन नहीं लग रहा है और वो आपके पास वापस जाना चाहती है। मैंने खुद उन्हें ट्रेन में बिठाया था। मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन कामिनी दीदी ने कहा कि वो आपको सरप्राइज देना चाहती हैं, इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। परितोष जी की बातों ने ये साबित कर दिया था कि कामिनी इस वक्त मुंबई में नहीं थी बल्कि दिल्ली में ही थी। ओजस की बातों से ये भी साफ हो गया था कि कामिनी ही ऋषि की बेटी को ले गई थी। मिस्टर कपूर परेशान थे कि अचानक से कामिनी इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है।
वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सब परेशान थे। आराध्या को धीरे धीरे होश आने लगा और उसने अपनी आंखें खोलीं। ऋषि आराध्या के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने आराध्या को होश में आते देखा, थोड़ी राहत महसूस हुई। आराध्या उठने की कोशिश करती है और ऋषि उसे उठने बैठने में मदद करता है। आराध्या अपने होठों को काटती है और घबराई हुई नजरों से ऋषि की तरफ देखने लगती है। तुम ठीक तो हो ना? ऋषि ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। लेकिन आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऋषि की कही हुई सारी बातें याद आ गईं। उसने जल्दी से ऋषि का हाथ पकड़ा और अपने गोद की तरफ इशारा करते हुए बच्ची के बारे में पूछा। ऋषि को समझ आ गया कि आराध्या अपनी बच्ची के बारे में पूछ रही है। उसने तुरंत आराध्या के हाथ पकड़ लिए और उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं वादा करता हूँ, हमारी बच्ची हमें वापस जरूर मिलेगी। ये सुनकर आराध्या जोर जोर से रोने लगी। उसने ऋषि का कॉलर पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से झंझोड़ते हुए कहा कि वो उनकी बच्ची को वापस लाए। आराध्या की हालत देखकर पूरा परिवार दुखी था। बड़ी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी खुशियां अचानक दुखों में कैसे बदल गईं। राजा साहब की तबीयत बिगड़ रही थी और रणवीर उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था। ऋषि ने आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसे संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन आराध्या इस समय संभलने वाली नहीं थी। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। आराध्या कितनी बार बेहोश हो चुकी थी, कितनी बार उसे इमरजेंसी वार्ड में इंजेक्शन के जरिए काबू में किया गया, ये शायद किसी को नहीं पता। आराध्या की बिगड़ती हालत के साथ साथ सबका हौसला भी टूटता जा रहा था। 2 दिन हो गए थे और ऋषि ने पूरा शहर सिर पर उठा लिया था। कामिनी की तलाश हर तरफ जारी थी। ओजस के पुराने घर से लेकर ऑफिस तक, कामिनी के पुराने क्लब और उसके सोशल वर्क की सभी जगहों पर उसे ढूंढा जा रहा था। हर सीसीटीवी फुटेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट को खंगाला जा रहा था। लेकिन कामिनी ऐसे गायब हो गई थी जैसे वो कभी थी ही नहीं। बनारस में भी ऋषि ने अपने आदमियों को कामिनी की तलाश में लगा दिया था। आश्रम और उसके आसपास नजर रखी जा रही थी। मिस्टर कपूर जानते थे कि ऋषि शांत नहीं बैठेगा और वो शांत बैठा भी नहीं था। उसने बनारस उधेड़ कर रख दिया था। लेकिन कामिनी ना तो बनारस वापस आई थी, ना मुंबई गई थी। ऋषि ने कामिनी के भाई परितोष के परिवार और रिश्तेदारों तक उसकी तलाश की, लेकिन कामिनी सच में ऐसे गायब हो गई थी जैसे वो कभी यहाँ मौजूद ही नहीं थी। ना उसका कोई वजूद मिल रहा था और ना ही उसके होने की कोई कहानी। आराध्या की हालत बिगड़ती जा रही थी। 1 हफ्ता हो चुका था। ऋषि जितना हाथ पैर मारता, उतना ही उसके हाथों से सब कुछ फिसलता लगता। वो पूरी तरह पागल हो गया था। एक तो आराध्या की हालत उससे संभाले नहीं संभल रही थी और दूसरा, कामिनी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। यहाँ इतना सब कुछ हो रहा था, तो वहीं मानपुर में भी सब शांत नहीं बैठे थे। काम्या की हालत भी दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। काम्या का आखिरी महीना चल रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी की डेट थी। इस तरीके से उसका पैनिक करना उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो ट्रैवल नहीं कर सकती थी। प्रियंका भी प्रेग्नेंट थी
और रानी माँ अकेले ही उन दोनों की देखभाल कर रही थी। लेकिन वो खुद भी आराध्या के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। आराध्या को डिस्चार्ज मिल गया और वो नंदा मेंशन वापस आ गई, लेकिन इस वक्त भी उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। इन्हीं सबके बीच राजा साहब की भी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत का जिक्र किसी से करने से मना कर दिया था। रणवीर ने राजा साहब को मानपुर वापस भेज दिया था क्योंकि वहां उनके फैमिली डॉक्टर थे जिनके पास राजा साहब की हेल्थ रिपोर्ट्स थीं। और रणवीर इस वक्त आराध्या के साथ ही था। वो अपनी बहन को इस समय अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। ऋषि हार मानने को तैयार नहीं था। वो अभी भी अपनी बेटी की तलाश में लगा हुआ था और कामिनी की तलाश भी जारी थी। ऋषि ने देश के बड़े से बड़े डिटेक्टिव को हायर किया था और कामिनी की तलाश में उसने पैसा पानी की तरह बहाया था। इस एक महीने में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो बात नहीं बदली वो थी ऋषि का आराध्या के लिए फिक्रमंद होना। आराध्या की हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ नजर आते थे। वो इतनी ज्यादा कमजोर और निराश हो गई थी कि उसका ठीक से दूध भी नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से उसका बच्चा भी ठीक से दूध नहीं पी पा रहा था। ये तो बड़ी माँ और मीरा थे जिन्होंने बच्चे को संभाल रखा था, क्योंकि जैसे ही आराध्या अपने बेटे को देखती उसे अपनी बेटी की याद आ जाती जिसे उसने देखा तक नहीं था। अचानक से उसका दर्द बाहर निकल आता और वो फूट फूट कर रोने लगती। इस चक्कर में वो इतनी ज्यादा निराश हो जाती कि कई बार उसके हाथों से उसका बेटा गिरते गिरते बचा था। आराध्या के पास बच्चे को अकेला छोड़ना बड़ी माँ और मीरा को डेंजर लगने लगा था। इसीलिए वो कभी भी उसके बेटे को आराध्या के पास अकेला नहीं छोड़ती थी। एक महीने में जब भी ऋषि घर आता तो आराध्या उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती कि शायद वो उनकी बेटी के मिलने की खबर लेकर आया हो। लेकिन ऋषि का निराश चेहरा बता देता कि इतना पैसा और पावर होने के बावजूद भी वो अपनी बेटी को तलाशने में असफल रहा है। उधर राजस्थान में काम्या की डिलीवरी हो जाती है और उसे भी एक बेटा हुआ। ओजस अपने बेटे के लिए खुश तो था, लेकिन अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऋषि का परिवार बिखर चुका था। इस एक महीने में ऋषि ने ओजस से ढंग से बात भी नहीं की थी। राजा साहब चाहते थे कि काम्या और आराध्या दोनों के बच्चों का नामकरण एक साथ हो, इसलिए उन्होंने राजस्थान में कुलदेवी के मंदिर में एक छोटी सी पूजा रखवाई थी, जहां प्रियंका दोनों बच्चों का नाम रखने वाली थी। हालांकि ये पूजा उन्होंने सिर्फ पारिवारिक लोगों के लिए रखी थी, क्योंकि परिवार इस समय किसी खुशी में शामिल नहीं होना चाहता था। ये वक्त खुशियां मनाने का नहीं था। एक महीना हो गया था, लेकिन आराध्या और ऋषि के बच्चे का अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया था, क्योंकि सब अभी भी बच्ची की तलाश में लगे हुए थे। राजा साहब चाहते थे कि काम्या और ओजस के बच्चे के नामकरण के साथ ही ऋषि और आराध्या के बेटे का नाम भी रखा जाए। बड़ी माँ ने ऋषि को समझाया कि ये पूजा सिर्फ बच्चों के नामकरण के लिए नहीं है, बल्कि उनकी बच्ची की सलामती और जल्द से जल्द मिलने की दुआ के लिए भी है। उन्होंने ऋषि से कहा, आराध्या कि जिस तरीके से हालत बिगड़ रही है, उसे इस समय माहौल में बदलाव चाहिए।
उसे चीजों को समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। तुम अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हो, लेकिन अगर बच्ची नहीं मिल रही है तो इसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष है और ना ही कानून कुछ कर सकता है। अगर कुछ कर सकता है तो वो है किस्मत। सिर्फ किस्मत ही हमें तुम्हारी बेटी से मिलवा सकती है, और किस्मत को बदलने के लिए भगवान का सहारा लेना जरूरी है। बड़ी माँ की बात ऋषि को सही लगी और वो आराध्या और बेटे को लेकर राजस्थान के लिए निकल पड़ा। वहां पूजा की तैयारियां हो चुकी थी। ओजस भी अपने बेटे और काम्या के साथ वहां मौजूद था। ऋषि ने जब काम्या की गोद में बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन आराध्या का चेहरा अभी भी भावशून्य था। वो ना तो अपने बेटे को देख रही थी और ना ही काम्या के बेटे को। प्रियंका का 5वां महीना चल रहा था। उसका पेट हल्का सा बाहर निकला हुआ था, लेकिन वो भी अपने परिवार के चेहरों पर फैली निराशा से अनजान नहीं थी। बहुत छोटे से फंक्शन के साथ सिर्फ परिवार के लोगों के बीच ही नामकरण की पूजा रखी गई। पंडित जी ने दोनों बच्चों को पालने में रखने के लिए कहा। पूजा के बाद उन्होंने बच्चों के नामकरण की जिम्मेदारी प्रियंका को सौंपी। प्रियंका के चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी, लेकिन रणवीर के साथ मिलकर उसने बच्चों का नामकरण करने का फैसला किया। पंडित जी ने 2 पालने रखवाए थे। पहले प्रियंका आराध्या और ऋषि के बेटे को लेकर आती है और उसे पालने में रखती है। उनका बेटा सो रहा था। प्रियंका प्यार से उसके माथे को चूमती है और उसे पालने में सुला देती है। इसके बाद वो काम्या और ओजस के बेटे को पालने में रखती है। उसे पालने में रखने से पहले प्रियंका ने उसके माथे को भी चुमा। तभी रणवीर कमरे में चला जाता है और वहां से एक छोटा सा पालना लेकर आता है। उस पालने में उसने एक नकली गुड़िया को राजकुमारी जैसे कपड़े पहनाकर रखा हुआ था। सब लोग हैरानी से उस पालने को देखने लगे। आराध्या की पथराई आंखें भी उस बेजान गुड़िया पर टिक गई। प्रियंका उस गुड़िया को अपनी गोद में उठाती है और उसके माथे को चूम लेती है। इसी के साथ प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने अपने आंसू पोंछे और सबको देखकर कहा, तो क्या हुआ अगर इस वक्त हमारी राजकुमारी हमारे साथ नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका वजूद यहाँ नहीं है। हमारी बेटी आज हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे माता रानी पर पूरा यकीन है कि कल हमारी लाडो हमारे साथ होगी और हम सब अपनी हर रस्म और हर त्योहार उसके साथ मिलकर मनाएंगे। आराध्या का सब्र का बांध टूट जाता है। वो रोते हुए गुड़िया के पास आती है। उसने उस गुड़िया को अपनी गोद में लिया और उसके माथे को न जाने कितनी बार चुमा, जैसे कि ये उसकी असली बेटी हो। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। आराध्या का अपनी बेटी के लिए ये प्यार देखकर सब बेहद भावुक हो गए। पंडित जी ने पूजा की रस्में शुरू की और फिर प्रियंका से तीनों पालनों पर कलावा बांधने को कहा। प्रियंका ने तीनों पालनों पर कलावा बांधा और उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कान दी। इसके बाद पंडित जी ने प्रियंका से कहा कि वो एक एक करके बच्चों को गोद में ले और उनका नाम उनके कानों में फुसफुसाए। प्रियंका चौकी पर बैठ गई। रणवीर सबसे पहले आराध्या और ऋषि के बेटे को उसकी गोद में देता है। प्रियंका उसे अपने गोद में लेकर धीरे से उसका नाम उसके कान में पुकारती है।
इसके बाद वो नाम चावल के ऊपर लिख देती है। उसे चावल के ऊपर लिखे नाम के ऊपर फूल और कुमकुम लगाने के बाद उसने उस नाम को सबको पढ़कर सुनाया। ऋषु और आराध्या के बेटे का नाम आतिश नंदा। आतिश जिसका मतलब होगा समृद्धि और उज्ज्वलता। अपने बेटे का नाम सुनकर आराध्या और ऋषि दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। प्रियंका का दिया यह नाम सबको पसंद भी आया था। उसके बाद प्रियंका ने गुड़िया को अपनी गोद में लिया और उसके माथे को चूमकर उसने धीरे से उसका नाम उसके कानों में बोला और फिर चावल के ऊपर उसका नाम लिखकर उस पर कुमकुम लगाते हुए उसने सबको देखकर कहा, और हमारी राजकुमारी, हमें नहीं पता इसका क्या नाम होगा, लेकिन जब यह हमें मिलेगी तो हम इसका असली नाम इसे बताएंगे और इसका असली नाम होगा अतिश्री नंद। अतिश्री जिसका मतलब होगा खूबसूरती की अलौकिक देवी। अपनी बेटी का नाम सुनकर आराध्या की आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह ऋषि के सीने से लगे हुए रोते हुए प्रियंका को देखे जा रही थी, जो उस डॉल को अपनी गोद में लेकर उनकी बेटी का नामकरण कर रही थी। प्रियंका ने अपने आंसुओं को पोंछा और उस गुड़िया को गोद में झुलाते हुए कहा, लाडो, हम बस यही मांगते हैं कि आप जहां भी रहे सलामत रहे और जल्द से जल्द हमारे पास वापस आ जाए। हमें नहीं पता कि अब दुनिया के किस कोने में है और अपनी किस पहचान के साथ है, लेकिन हमने यहाँ पर आपको एक पहचान दी है और जब आप हमें मिलेंगी तो हम आपको आपकी असली पहचान बताएंगे। आपका नाम अतिश्री। उसके बाद प्रियंका ने ओजस और काम्या के बेटे को अपनी गोद में लिया और धीरे से उसका नाम उसके कान में पुकार के चावल के ऊपर लिखकर सबको बताया, और काम्या और ओजस के बेटे का नाम लिखकर सबको बताया। और काम्या और ओजस के बेटे का नाम होगा तेजस, जो बिल्कुल अपने नाम की तरह होगा, तेजस्विनी। बच्चों का नामकरण हो गया था और छोटी सी पूजा के साथ सबने माता रानी से अतिश्री की सलामती की दुआ की थी और उसे जल्द से अपने परिवार के पास लाने की कामना की थी। रात के समय प्रियंका आतिश और तेजस को लेकर अपने कमरे में थी। ओजस इस वक्त गार्डन में था और उसके हाथों में एक जलती हुई सिगरेट थी। हालांकि उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया था और ड्रिंक भी बस सोशली या फिर ऋषि के साथ किया करता था, लेकिन आज उसका दिल जल रहा था, जिसे बुझाने के लिए शायद उसे इस जलन की जरूरत थी। सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ते हुए ओजस अपने जलते हुए कलेजे को ठंडक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, पर जो दर्द उसे अपने सीने पर महसूस हो रहा था, उसका इलाज शायद इस वक्त किसी के पास नहीं था। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और उसे मजबूती से जकड़ता है। वह अपनी आंखें बंद करता है। उसने सिगरेट वहीं जमीन पर फेंक दी और उसने पलटकर देखा तो उसके सामने ऋषि खड़ा था। ऋषि ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तूने तो छोड़ दी थी ना? ओजस के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई और उसने हमेशा हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने इस नशे को तब अपनाया था जब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मेरी जिंदगी में मेरी खुशियां वापस आ गई तो मैंने इस नशे को छोड़ दिया था। अगर छोड़ दिया था तो फिर ऐसे क्या जरूरत आ पड़ी कि तू एक बार फिर से इस नशे को अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा है? ऋषि ने सख्ती से पूछा तो ओजस ने दर्द भरे चेहरे के साथ कहा, जरूरत तो कोई भी नहीं है, बस दिल में जो तड़प है उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। थैंक्स ऋषि। थैंक्स किस लिए? ऋषि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो ओजस के चेहरे पर जो दर्द भरी मुस्कान थी, वह और
गहरी हो गई और उसने कहा, थैंक्स इसलिए क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि अतिश्री के साथ जो हुआ है उसके बाद तुम मेरे और काम्या की खुशियों में शामिल हो गए। ऋषि ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और ओजस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह धीरे से ओजस को देखकर कहता है, तुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे सॉरी कहना चाहिए। यह खुशियां सिर्फ तेरी ही नहीं थी, बल्कि हमारी भी थी। हालांकि इस खुशियों में अतिश्री के न मिलने का दुख जरूर है, लेकिन आतिश के नामकरण के लिए मुझे और आराध्या को तो यहाँ आना ही था ना। और उसने अस्पताल में जो मैंने तेरे साथ बिहेव किया उसके लिए मुझे माफ कर दे। बस उस वक्त बच्ची के खोने का दर्द मुझे इतना था कि मैं समझ नहीं पाया कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं कामिनी आंटी का चेहरा जब स्क्रीन पर देखा तो एकदम से ब्लैक हो गया था और इसीलिए तुझ पर इल्जाम लगा दिया। पर सच कहूं, मुझे मेरा तुझ पर इल्जाम लगाने का कोई इरादा नहीं था, और मैं जानता हूं तू ऐसा कभी नहीं करेगा। मेरे और आराध्या के बच्चे के लिए जितना प्यार तेरे दिल में है उतना शायद ही कोई और उन्हें कर पाएगा। सॉरी ओजस, मेरा तुझे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। ऋषि ने जैसे ही यह कहा, ओजस उसके गले से लग जाता है और रोने लगता है। उसे रोता हुआ देख ऋषि भी उसे कंधे से संभालने लगता है। ओजस रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता मॉम ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन मेरा यकीन कर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जितनी शिद्दत से तू अपनी बेटी को तलाश नहीं कर रहा होगा, उतनी ही गुना कोशिशों के साथ मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। तुझे पता है, मैंने अपनी माँ को खोने के बाद मॉम को ही अपनी माँ के रूप में देखा है, पर मुझे नहीं पता था कि उनके दिल में इतनी नफरत है कि वह इस बात का बदला तुझे इस तरीके से लेंगी। मुझे माफ कर दे ऋषि, मैं मॉम की बदले तुझे और क्या दे सकता हूँ। तू बता, उन्होंने जो किया है उसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूं, तो क्या तू उन्हें माफ करेगा? ऋषि ओजस को कंधे से पकड़कर खुद से अलग करता है और उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, अपने आंसू पोंछ ले ओजस, अब हम वो इंसान नहीं हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचा करते थे, बल्कि अब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हमारी बीवी की, हमारे बच्चों की। अगर हम कमजोर पड़ गए तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? जहां तक बात है कामिनी आंटी को माफ करने की, तो मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरी बेटी सही सलामत मिल जाएगी तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे पता है कामिनी आंटी को रति के जाने का दुख है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अतिश्री को रति के रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल करेंगी। मेरी बेटी किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है, और मैं तुझे वादा करता हूँ, जिस दिन कामिनी आंटी मुझे मिल जाएंगी, मैं उनसे अपनी बेटी को छीन लूंगा, क्योंकि वह मेरी बेटी है, उनकी नहीं। उस दिन अगर तू भी मेरे बीच आया तो याद रखना, तेरी और मेरी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। लेकिन ओजस ने जल्दी से ऋषि को थामते हुए कहा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन मैं खुद अतिश्री को तेरे पास पहुंचा दूंगा। और अगर उस दिन मॉम मेरे बीच आएगी तो अतिश्री और मॉम के बीच में खड़ा रहूंगा। वादा करता हूं, हमारी दोस्ती को किसी के लिए भी टूटने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर ओजस फिर से ऋषि के गले लग जाता है। ऋषि उसे कंधे से संभाल लेता है।
एक महीने में उन दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे ऋषि ने अतिश्री के खोने की जिम्मेदारी ओजस को दे दी है। लेकिन अब उन दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। काम्या अतिश्री के लिए दुखी थी और प्रियंका ने तो बहुत कुछ सोच रखा था। उसने अतिश्री के लिए बहुत सारे बेबी गर्ल्स के कपड़े और टॉयज इकट्ठा करके रखे हुए थे और उन सारे खिलौनों को उसने अपने कमरे के एक अलमारी में सजाया हुआ था। ऋषि जब अपने कमरे में जाता है तो देखा आराध्या इस समय खिड़की के पास है और उसके गोद में लिपटा हुआ बच्चा है। उसे लगा कि आराध्या के गोद में शायद इस समय आतिश होगा। वह मुस्कुराते हुए आराध्या के पास जाता है, पर जब उसने देखा कि आराध्या के गोद में अतिश्री की डॉल है तो उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। आराध्या उस डॉल को अपने गोद में रखकर उसके सीने पर थपकी दे रही थी और उसे किसी बच्चे की तरह सुलाने की कोशिश कर रही थी। ऋषि आराध्या के पास पहुंचता ही है कि तभी प्रियंका दरवाजे पर आ जाती है, जिसके गोद में आतिश था। ऋषि ने प्रियंका की तरफ देखा तो प्रियंका ने आतिश को अपनी गोद में लाकर कहा, इसको भूख लग रही है। ऋषि आतिश को अपनी गोद में लेता है और वह आतिश को लेकर आराध्या के पास आता है और अतिश्री की डॉल के पास उसने आतिश को रख दिया। अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में देखकर आराध्या के चेहरे से आंसू गिरते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उसका एक बच्चा असली था और एक बस झूठ। वह रोते हुए ऋषि की तरफ देखने लगती है तो ऋषि एक हाथ से बच्चों को संभालता है और दूसरे हाथ से आराध्या के कंधे पर रखते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारी गोद में हमारी असली बेटी होगी। जब तक मैं हमारी बेटी को तुम्हारे पास नहीं ले आऊंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे आराध्या मौत को भी अपने करीब नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मैं दुनिया के कोने में हमारी बेटी की तलाश करूंगा, लेकिन उसे हमारे परिवार में वापस जरूर लाऊंगा। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए थे और वह रोते हुए ऋषि के कंधे पर अपना सिर रख देती है। उसने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और ऋषि ने आराध्या और बच्चों को संभालते हुए चांद को देखते हुए कहा, हमें तुम्हारा इंतजार है अतिश्री। तुम्हारी मम्मी पापा सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम जहां भी हो बस सही सलामत रहो, क्योंकि जब तुम हमारे पास वापस आओगी ना तो हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। यह वादा है तुम्हारी मम्मी पापा का तुमसे कि एक दिन वह तुम्हें अपने पास जरूर लेकर आएंगे। 4 महीने बाद प्रियंका को एक बेटा होता है, जिसका नाम उन्होंने रणबीर के बड़े भाई यानी कि काम्या के पहले पति राजवीर के नाम पर रखा था। और ठीक 1 साल बाद उनकी एक बेटी होती है, जिसका नाम उन्होंने अवंतिका रखा है। सबकी जिंदगी अपने अपने तरीके से तो चल रही थी, लेकिन कुछ की जिंदगी पलटने वाली थी।